सिविल सर्विस 2023 और उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस या उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की रणनीति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा या फिर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, इनको देखिए ये परीक्षा है या सेवा है, बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पावरफुल सेवा है। अब ये देखिए जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा यह 1 साल के अंतर्गत ये 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण जो है हमारा वो प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरा हमारा है मुख्य परीक्षा, तीसरा हमारा है इंटरव्यू या साक्षात्कार। अब देखिए इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 1 वर्ष का पूरा प्रोसेस है। अब क्योंकि हमें एक बार में ही तीनों एग्जाम को क्लियर करना होता है और तब जाके हमारा इस सेवा में चयन हो जाता है। अब देखिए, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं या प्रीलिम्स की बात करते हैं, हम जो है ये हमारे पास देखिए एक सफलता का प्रथम सोपान है। यह सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा में से मानी जाती है, यानी इसका जो है सबसे कठिन चरण है। अब प्रथम चरण कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं और पास कुछ चुनिंदा ही होते हैं, यानी कुछ हजारों में पास होते हैं। अब इसलिए मतलब जो है मेजर फिल्ट्रेशन जो स्टेज है वो प्रथम चरण है, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे सफल होते हैं वो अभ्यर्थी आगे मुख्य परीक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए, जहां पर जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, और वहीं पर जो मेन परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होती है वो व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है। अब जो बच्चे प्री में पास होते हैं वही लोग मुख्य परीक्षा में प्रवेश करते हैं। अब देखिए इसके जो है जो मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं वो फिर हमारे तीसरे चरण या फिर इंटरव्यू में पहुंचते हैं। अब देखिए जो है आईएएस जो है परीक्षा उत्तीर्ण के लिए जो आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, जो रणनीति बना रहे हो, वह इतनी आसान होनी चाहिए कि आप जो पूरा साल तैयारी करेंगे, पूरे साल जो सफर करेंगे, उसका जो है राह का पता भी ना चले। यानी कि मतलब जो है ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो इजिली आप उसको फॉलो कर सकेंगे। मतलब कहने में चाहिए राह इतनी आसान होनी चाहिए जिसमें सफर का पता भी ना चले और सफलता आसानी से अर्जित की जा सके। अब देखिए, सबसे पहले तो इन तीनों चरण में हमें देखना है, सफलता प्राप्त करने का हमें यह पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें हमें उसको अचीव कैसे करना है, उसको प्राप्त कैसे करना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें कैसे करना है, कब तक करना है और क्यों करना है। उसके लिए रणनीति या योजना क्या होनी चाहिए, या फिर उपलब्ध संसाधन हमारे पास क्या है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो है इसकी मतलब जो है सन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सटीक रणनीति, विशेष मार्गदर्शन एवं दृढ़ मेहनत की जरूरत पड़ती है। मतलब जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको जो है इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको जो है। अब देखिए हमारी जो है सही रणनीति के अंतर्गत देखिए जो हमने सबसे पहले जो लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य निर्धारित हमने किया है हम सिविल सर्वेंट बनेंगे। अब देखिए सिविल सर्वेंट बनना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बशर्ते यह है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा अपना जो सोच, अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग फेज है, हमने सोचा कि हम सिविल सर्वेंट बने, तो सबसे पहले तो हमें सही रणनीति के अंतर्गत सबसे पहले तो पूरे एग्जाम की, यानी सिविल सर्विस या फिर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के एग्जाम की पूरी जानकारी लेनी होगी या पूरी जानकारी करनी होगी।
अब इसके देखिए एग्जाम में जो आने वाला है पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस की बात करते हैं, उसे हमें गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा या करें। और पिछले वर्षों के जो पेपर आए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हम, जो है पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उनको भी हमें एक तरह से गहनता के साथ अवलोकन व अध्ययन करें। जब ये काम करते हैं, जो पिछले सालों के पेपर हम जो है अध्ययन करते हैं, तो देखिए हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम लगे हुए हैं, तो पिछले वर्षों का पेपर अध्ययन करने से हमें यह पता लगेगा कि हम जो है जो तैयारी कर रहे हैं हम वो क्या सही दिशा में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और पूर्व वर्षों के प्रश्न को देखने से हमें सिर्फ ये पता लगता है कि मतलब जो है कि पाठ्यक्रम में निरंतर क्वेश्चन कौन से खंड से पूछे जाते हैं। दूसरी बात हमें यह पता लगेगा पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति क्या है या फिर उसकी नेचर क्या है। इन चीजों का पता लग जाएगा कि हम जो है अब उसके बाद हम उन्हीं खंड या उन्हीं चीजों को गहनता से अध्ययन करेंगे जिसके क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए जब ये चीज होती है हमारे, देखे हमने सबसे पहले तो क्या किया, एग्जाम की पूरी जानकारी ले ली। एग्जाम की जानकारी ले हमने सिलेबस को भी बड़े ध्यान से देख लिया। उसके बाद हमने पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति, नेचर को भी देख लिया, कैसे पूछे जाता है। अब जो है पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र देखने से हमें सिर्फ दो उद्देश्य का पता चलता है। पहले देखिए हमें पूछे गए प्रश्नों का मतलब जो है निरंतर कौन से खंड से पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्या है, पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति क्या है। अब इससे हमें यह पता लगा हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हमें इसको ज्यादा स्ट्रेस करना है, कौन कौन से टॉपिक को हमें ध्यान देना है। इससे क्या हो गया, हमें एक अच्छी अपनी रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। अब देखिए इन सब चीजों को देखने के बाद अब जो है हमने सिलेबस और मतलब जो है पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र, इन सब देखने के बाद हमारा क्या होगा, जो रणनीति बनेगी वो 100% पॉजिटिव बनेगी। उसमें हमारी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। अब देखिए रणनीति के अंतर्गत अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपना सोच या लक्ष्य को निर्धारित करना है। सोच में देखिए हमें देखना आपको जो है, हम जो सोच रहे हैं कि हमें जो टारगेट बनाया है वो हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब जब सकारात्मक सोच है, हमने पूरा लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि हमें सिविल सर्वेंट बनना ही बनना है। अब उसके लिए देखिए हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। देखो लक्ष्य एम तो हम बहुत सारे बनाते हैं, हमें इसमें तीन चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे, साधन क्या है हमारे पास। तीसरी बात साधन खर्च, यानी इसमें खर्चा कितना आएगा, क्या हमारे पास साधन है या फिर हम साधन खर्च करने में की स्थिति में हैं या नहीं। इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज भी गड़बड़ा जाती है तो हमारा लक्ष्य धरा का धरा रह जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चलो मैं लेकर लेता हूं कि भाई मैं तो चंद्रमा पे जा रहा हूं और मेरा लक्ष्य चंद्रमा पे जाने का है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पर इसमें यही चीज देखनी पड़ेगी ना, चंद्रमा पे जाने के लिए साधन क्या है, क्या वहां पर रॉकेट जा रहा है या ऐसी फैसिलिटी है या नहीं है। अगर है भी, चंद्रमा पे रॉकेट पे जा रहे तो उसका खर्चा कितना आएगा। अगर हमारे पे दोनों चीज है, हमारे पास साधन भी है और खर्च भी है, तो हम बड़े आराम से चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है IAS PCS का, अब उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है साधन है, साधन का पता करना पड़ेगा, फिर हमारे पास साधन खर्च की बात होती है। अब जब हमने साधन भी है, साधन खर्च भी हमारे पास है, तब अब हम क्या करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति में जुट जाएंगे जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने निर्धारित किया है। हमने लक्ष्य निर्धारित क्या किया था, IAS PCS बनना जो है। अब देखिए जब इसमें चले जाते हैं तो देखो इसके लिए
लक्ष्य निर्धारित हो गया है, एकाग्रता के साथ लगन मेहनत कर जुट गए हैं। अब तीसरी चीज इसमें जरूरत पड़ेगी आपको दृढ़ मेहनत की। अब दृढ़ मेहनत देखिए यहां पर जो है, दृढ़ मेहनत के अंतर्गत क्या करेंगे देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर बनना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। आसान किन लोगों के लिए है? जो अपने लक्ष्य को एकाग्रता के साथ और दृढ़ मेहनत के साथ फॉलो करते हैं, तो वही बच्चे सफल हो जाते हैं। देखिए दृढ़ मेहनत के अंतर्गत देखिए मतलब जो है बात करते हैं, देखिए दिमाग तेज हो या ना हो, पर दृढ़ मेहनत तेज होनी चाहिए, मेहनत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब दृढ़ मेहनत देखो दो चीज आती है इसके अंदर, एक तो हमारी आती है हार्डवर्क, एक आता है स्मार्ट वर्क। देखिए अगर हम हार्डवर्क की बात करते हैं, देखो मेहनत तो सारे ही करते हैं, देखते हैं डायरेक्शन में किस में मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा मजदूर बहुत काम करता रहता है, जीवन भर से मेहनत कोई कर नहीं सकता, उसे लाइफ में क्या मिलना है? ठीक है, उसका तो जीवन सिर्फ जीविका चलाना है, मुझे तो दृढ़ मेहनत करने, मेहनत करके मुझे जीविका चलानी। पर यहां पर आपका लक्ष्य जुटा हुआ है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और जब दृढ़ मेहनत करूंगा तो मैं देखिए उसमें सिलेक्शन मेरा होना ही होना है। और दृढ़ मेहनत के बाद स्मार्ट वर्क कौन सा होता है कि हमें डे बाय डे अपने एनालाइज करना चाहिए कि मैं जो लक्ष्य प्राप्त किया क्या वो मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या पिछले सालों के पेपर को देखते हुए मैं कितना गेन कर रहा हूं, क्या मेरे कमजोर पक्ष हैं, क्या मेरे सबल पक्ष हैं, उन पे बराबर ध्यान रखते हुए वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उन्हें मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मेंटेन करने का देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर भी पास नहीं होते। कैसे पास नहीं होते देखिए, अब देखिए सबसे पहले तो उनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि सबसे पहले तो 15 दिन में पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर अगले 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर अगले 15 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, फिर अगले 15 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा। देखो जब ज्योग्राफी में पहुंचेगा, जो स्टार्टिंग में उसने पॉलिटी पढ़नी शुरू करी थी, तो वो 1.5-2 महीने के बाद गायब हो चुकी थी, जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं 0 पे आ जाता है। कहने का मतलब यह है अगर मान लीजिए उसको मेंटेन किया जाए, उसको बराबर उसको देखता रहे, तो देखिए समझिए देखिए आपका जो है वो लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए ये बुक है आपके पास, एक कॉपी है, हमने इसको ऐसे रख दिया यहां पर, जो हमने कम से कम इसको 1 महीने तक नहीं छुआ, बिल्कुल भी दूर रखा, तो समझिए देखिए इस पे कॉपी पे बुक पे इतनी डस्ट आ जाएगी, इसके ऊपर क्या लिखा है आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर हम डेली आते हैं, डेली क्या करते हैं, इसको देखते हैं, हम पढ़ते भी नहीं, हम इसको उठा के ऐसे पटक देते हैं, फिर उठाते हैं हम ऐसे पटक देते हैं, तो समझिए देखिए हम इसको सिर्फ देख रहे हैं, पर यह है कि इस पे जो है जो डस्ट नहीं आएगी, इसके ऊपर जो लिखा है वो सारा हमें काफी हद तक समझ आ जाएगा, दिख जाएगा। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, जब पॉलिटी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी पे भी थोड़ा 1 आधा घंटा डेली रीडिंग मार के रहिए, उसको भी चेक करते रहिए आप। जब इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा मेंटेन करिए, साथ में हल्का फुल्का लेके चलिए, जिससे हमारा दोबारा टर्न आए तो हम उस पर प्रॉब्लम ना हो, हम उसमें 0 दिखाई ना दे सके। तो कहने में देखिए ये तो फिर हम आगे जब पढ़ाते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, तो फिलहाल तो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, नहीं तो डिस्कशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जब हमने देखिए पूरा लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य में हमने एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, दृढ़ मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं और मेहनत उसमें मेंटेन भी कर रहे हैं, तो ये समझिए हमारा जो लक्ष्य अब दूर नहीं है। अब इसमें देखिए इन तीनों चीजों के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जो है वो है आपकी मतलब जो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट को पहले डिस्कस करा, जैसे मैंने आपको बताया, आपको भाई ये पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनको कैसे कैसे डिसाइड करना, ये समय प्रबंधन की बात है या फिर हमारी एक रणनीति का एक पार्ट होता है। अब देखिए मतलब जो है समय प्रबंधन, देखिए समय अगर जो गुजर रहा है तो देखिए वापस नहीं लौटता है। आप देखिए अगर नदी का जैसे पानी जा रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, वापस नहीं लौटेगा, तो ये समझ लीजिएगा आप जो है समय की कदर करो। इस समय हमें क्या करना है, कितना टाइम हमारे पास है, कितने घंटे में पढ़ना है, कितना, ये डिसाइड आपको करना है अगर आपको अपना लक्ष्य करना है। देखिए किसी चीज में भी जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा ही आपको जो है फल मिलेगा, ये कंफर्म है।
अब देखिए इन सब चीज करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर दो चीज आ गई। जब हमने काम किया, सारा काम किया, यहाँ पर इसके जो है काम करने के दो ही परिणाम निकलेंगे। दो परिणाम कौन कौन से लेंगे? सफल और असफल। भाई जिनकी स्ट्रेटजी या सिस्टम तैयारी रही होगी वो तो अपने सफल हो जाएंगे, आगे अपने लाइन बैठ जाएंगे। अब दूसरा असफल। असफल क्या है? वो देखिए अपनी स्ट्रेटजी पर देखेगा मेरी कहां कमी रही है क्या नहीं, उसको फिर आगे जुट जाओ, लक्ष्य मिल जाएगा जो है। अब देखिए सफल असफल अभ्यर्थी में सिर्फ एक ही अंतर होता है। अंतर क्या होता है? देखिए सफल अभ्यर्थी को जो है अपना लक्ष्य या फिर शिक्षा जो टारगेट है उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। वहीं पर हम बात करते हैं जो मतलब जो असफल होता है लड़का, देखिए दोनों टैलेंट दोनों को बराबर ही होता है, पर देखिए जो असफल होने वाला विद्यार्थी है उसको देखिए लक्ष्य के अलावा वो और चीजें भी देखने की कोशिश करता है, मतलब जो है लक्ष्य थोड़ा सा वो चूक जाता है और वही चूक जो होती है वो उसका असफलता का कारण बन जाता है। आज देखिए बड़े बड़ी स्थिति में देख रहे हैं हम आज जो है बहुत सारे दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं थोड़े स्वार्थी, एक होते हैं परोपकारी। देखिए अगर हम जीवन में कुछ बन जाते हैं, कुछ लाइफ अचीव कर लेते हैं तो हम बहुत परोपकारी बन सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और जब हम लाइफ में कुछ है ही नहीं है तो हमारी परोपकारिता से क्या फायदा? तो कहने का मतलब सबसे पहले तो अपने टारगेट है जो अपना कैरियर बनाया है उसके लिए आपको एक तरह से मतलब स्वार्थी बनना ही है कि मुझे अपना लक्ष्य अचीव करना एट एनी कॉस्ट, किसी तरह से। और जब मैं लक्ष्य निर्धारित कर लूंगा तो फिर मैंने समाज की सेवा करने, समाज के लिए ही वर्क करना है। दूसरे टाइप का विद्यार्थी वो होता है कि वो यसमैन बन जाता है। हाँ पड़ोसी ने कहा भैया मेरा ये काम ला दिए, ये काम कर दीजिए, जी हाँ कर दूंगा। कभी चाचा ने, ताया ने, मामा ने, सबने कह दिया काम कर दिए। इससे क्या होता है कि उसमें तो लगता है कि यार ये बंदा ना तो करता नहीं, बंदा हमारा काम कर देगा, तो लोग आज बन जाती है। लेकिन जब तक आप यसमैन रहोगे तब तक अपने लक्ष्य से उतने ही दूर रहोगे जितना आप जब तक यसमैन रहोगे। यसमैन एक लिमिट तक रहिए आप। सबसे पहले अपने कैरियर पे जो आपने फोकस किया है उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप जो है जितने मर्जी यसमैन बनिए, तो आपका लक्ष्य अचीव होना ही होना है, वो निश्चित है। तो आप पता लगा हमने जो है कंप्रोमाइज कहां होता है? देखिए हमने सुबह शाम यसमैन में हमने चाचा का भी काम कर दिया, इनका भी काम कर दिया, उनका भी कर दिया, तो कंप्रोमाइज कहां होगा? और कंप्रोमाइज हमारी पढ़ाई भी हो रहा ना, हमारे टारगेट में कंप्रोमाइज है। तो हम सुबह शाम तक थक गए हैं, अब करेगा चलो यार सुबह पढ़ूंगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप उतना ही बने, सबसे पहले तो अपने कैरियर के प्रति स्वार्थी बन जाइए, और जब आप कैरियर बन जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मतलब जो है ये स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य में प्राप्ति होना चाहिए। ये देखिए जो रणनीति में डिस्कस करिए, इससे आप जो है बिल्कुल अपना लक्ष्य प्राप्त कर करेंगे, 100% प्राप्त करके रहेंगे।